कि किस मेथड का यूज़ करना है, कब करना है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता रखा है कि अगर कोई स्टॉक में, ठीक है, वेरीफाई करते समय कोई मटेरियल कम हो गया, शॉर्टेज हो गया या कोई मटेरियल एक्स्ट्रा निकल के आया, हमने सोचा गलती से ही होता है, अपने आप जादू से तो बढ़ नहीं जाएगा। तो आ रहा था कि मटेरियल कम होगा लेकिन ज़्यादा निकल के आ गया, नॉर्मली वो गलती। आखिर में जो भी डेफिसिट होगा या सरप्लस मटेरियल निकल के आएगा, उसका वैल्यूएशन किस रेट पे किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, उन सब के बारे में कुछ आपको डिटेल्स देने जा रहा है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, हम लोग एक बार इसको थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए कि इसमें कुछ क्या क्या खास है। ठीक है, तो पॉइंट टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन इन मटेरियल इशू प्राइसिंग, कौन कौन सी बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो पहले में ही आपको हिंट क्या कर रखा है, द प्राइसिंग मेथड शुड बी सच, बोला है कि प्राइसिंग मेथड ऐसा हो ताकि पहला क्या, परचेज प्राइस शुड बी फुली रिकवर्ड, ताकि हम क्या कर सके, परचेज प्राइस यानी जो भी हमने खर्चा किया है ना, वो इश्यू करते समय क्या हो सके, फुली रिकवर्ड हो सके। याद रहे हम कॉस्ट के रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तरह के कोई प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जितना खर्चा लगा है वो खर्चा रिकवर हो जाए। याद है हम लोगों ने जो भी खर्चा किया था वो सारा खर्चा रिकवरी करने के बारे में बात किया गया था। ठीक, देयर शुड बी नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ इक्विटेबल मटेरियल। ठीक है, कोशिश ये रहे कि जो हमारा एक जैसा मटेरियल आ रहा है उनके कॉस्ट भी एक जैसे दिखे। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी रह रही है या हम कुछ ऐसे मेथड का यूज करें कि हम एक ही तरह के अगर मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उनका प्राइस भी लगभग एक जैसा देखने को मिले, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फॉर टेंडर प्राइस हटा दो इसको, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हटा दो इसको। अब यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट दिया जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भैया इन्फ्लेटेड प्राइस पे गुड्स को क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं भैया इन्फ्लेटेड नहीं बल्कि रियल वैल्यू पे शो करना चाहिए। सबके अपने ओपिनियन है, इसको देख लेना। पीछे आ जाओ, एक और आपका जरा इंपॉर्टेंट दे रखा है, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कि अगर रिटर्न किया जाएगा स्टोर में तो किस बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो वही बोल रखा था कि रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, मैं आपको कोई सामान लौटा रहा हूँ, ना तो मुझे डेट याद है, ना तो मुझे रेट याद है, और ना तो मेरे पास कोई एविडेंस है। जैसे याद है एक बार हम लोगों ने बात किया था कि 28 तारीख को रिटर्न हो रहा था, लेकिन उसने डेट बता रखा था 15 का, उसके पास कोई बिल तो नहीं था पर उसको डेट याद था। लेकिन अगर मुझे डेट भी याद ना रहे कि किस डेट को मैंने परचेज किया था, रेट भी याद ना रहे कि मैंने किस रेट पे लेके गया था, तो दुकानदार उसको किस प्राइस पे वापस करेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जो हमारा लास्ट प्राइस है मार्केट का, उसी प्राइस पे क्या किया जाएगा, उसको वापस किया जाएगा। जैसे अगर मैं सोने चांदी के बारे में बात करूं, अगर आप सोना, ठीक है, चाहे जब का लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज से 20 साल पहले का हमारे माँ बाप ने, मम्मी पापा ने सोना ले रखा है, उनके पास अभी ना तो डेट याद होगा ना तो उसका कोई बिल होगा। लेकिन आज अगर हम मार्केट में उस सोने को रिटर्न करने चाहें तो किस वैल्यू पे लिया जाएगा, 20 साल पहले वाला वैल्यू या करंट मार्केट वैल्यू पे। करंट मार्केट वैल्यू जो सोने का इस समय दाम चला होगा उसी वैल्यू पे क्या किया जाता है, रिटर्न लिया जाता है। तो बस वही बोला गया है कि हम रिटर्न लेंगे, और अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर किस वैल्यू पे रिटर्न किया जाएगा, किस वैल्यू पे, करंट मार्केट वैल्यू पे या लास्ट प्राइस पे। ठीक, बात क्लियर है। हाँ, अगर आपको डेट पता है, रेट पता है, तो भैया जिस प्राइस पे उसको इशू किया गया था उसी प्राइस पे क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। डेट पता होगा, रेट पता होगा तो भैया हम आसानी से पता कर लेंगे कि इसी रेट पे दिया था, इसी रेट पे वापस हो जाएगा। जब डेट या रेट या कुछ भी नहीं पता होगा फिर कौन सा यूज किया जाएगा, लास्ट प्राइस। ठीक, उसके बाद डिक्रीज और इंक्रीज इन मटेरियल इन स्टोर, आपको अगला हेडिंग दे रखा है कि अगर मटेरियल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, यानी लॉस हो जाए या सरप्लस निकल के आ जाए मटेरियल का, तो कैसे डील करेंगे। सर लॉस तो समझ में आ रहा है कि अगर मटेरियल स्टोर में रखे हैं तो उसमें मटेरियल बढ़ता है या घट जाता है, अक्सर घट जाता है, बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं, श्रिंकेज हो गया, चूहे खा गए, ठीक है, कुछ हमारा मटेरियल खराब हो गया, सबकी वजह से हमारा मटेरियल इंक्रीज हो गया या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और बोला गया कि जब भी आप वेरीफाई करने गए, आप हर बार सोच रखे थे हम मटेरियल आ रहे हैं भर दे रहे हैं, मटेरियल आ रहे हैं भर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में एक दिन चेक करने गए और उसको तौला या काउंट किया तो पता चला कुछ मटेरियल कम हो गया है। अब पता ही नहीं चला कि कौन सा मटेरियल कम हुआ है, तो फिर से कौन सा मटेरियल, किस प्राइस में मटेरियल को कम किया जाएगा,
जो हमारा लास्ट प्राइस होगा उसी प्राइस में हम क्या कर देंगे, मटेरियल को कम कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि हमारा ठीक है 10 किलो अनाज कम हो गया है और इस समय मार्केट में 100 रुपया किलो चल रहा है, तो 100 रुपया किलो के हिसाब से 10 किलो कम कर देंगे, 1000 रुपये का मटेरियल क्या मान लेंगे, लॉस हो गया है। ठीक, करंट मार्केट प्राइस से ही सारी चीजों को क्या किया जाता है, वैल्यू किया जाता है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। भले ही वो मटेरियल आपका चाहे 50 वाला लॉस हुआ हो, 20 वाला लॉस हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा कौन सा यूज किया जाएगा, करंट मार्केट प्राइस से हम कोरिलेट करते हैं। ठीक, लेकिन सरप्लस निकल के आ गया, ज्यादा निकल के आ गया। हमने सोचा था कि 100 किलो गेहूं लाएंगे, उसको सुखाएंगे, ठीक है, तो उसमें 5% का श्रिंकेज आ जाएगा, 5% की वजन में कमी आ जाएगी। हमने ये माना था, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोला कि अगर हम ठीक है वीट वगैरह ला रहे हैं, उसको ठीक है धूप में सुखा रहे हैं, तो 5% का नॉर्मल हम फील किए हैं कि लॉस हो जाता है वेट में। 5% लॉस कम हो मतलब क्या हो जाता है, पानी वानी उड़ने की वजह से वेट उसका 5% कम हो जाता है। तो मैं कहूँ कि हर बार हम मटेरियल ला रहे थे, उसको 100% पे या 95% पे रिकॉर्ड कर रहे थे। कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा सर, ला रहे थे तो 100%, लेकिन रिकॉर्ड कितने पे किया जाएगा, 95%। मान लेंगे कि 5% लॉस होता जा रहा है। लेकिन जब मैंने वास्तव में तौला, इस बार मैं 100 किलो गेहूं लेके आया और मैंने उसको रिकॉर्ड कितना किया, 95 किलो। लेकिन जब वास्तव में तौला तो पता चला कि वो 96 किलो निकल के आ गया, यानी लॉस केवल 4 किलो का होगा। तो हमारे हिसाब से ठीक है, रिकॉर्डिंग के हिसाब से एक किलो क्या हो गया, सरप्लस निकल के आ गया। तो वो उस सरप्लस का वैल्यूएशन किस प्राइस पे लिया जाएगा, अगर दाम पता है तो पता होगा तो उसी रेट पे, नहीं पता होगा तो कौन सा यूज किया जाएगा, लेटेस्ट प्राइस, जो हमारा आखिरी प्राइस होगा उसी प्राइस से उसको 1 किलो हम फायदा मान लेंगे। बात क्लियर है? और फिर से वो मटेरियल के बारे में बात कर रखा है कि नॉर्मल कब माना जाएगा, एबनॉर्मल कब माना जाएगा। तो भैया हर स्टॉक में एक लेवल हम सेट कर लेते हैं, उस लेवल तक कोई भी नुकसान नॉर्मल लॉस माना जाएगा। जैसे अभी आपने गेहूं के बारे में बात किया कि सर 5% हम लोग नॉर्मली मान के चल रहे हैं, वेट लॉस हो जा रहा है, तो 5% तक जो भी लॉस होगा वो क्या माना जाएगा, नॉर्मल। लेकिन 5% से ज्यादा हो गया, 7% का लॉस हो गया, तो वो 2% क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल। हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल में हम केवल क्वांटिटी माइनस करते हैं, प्राइस को माइनस नहीं किया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल में हमें वो 2 किलो भी माइनस करना पड़ेगा और 2 किलो का प्राइस भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक, पहले एक आप लोगों ने कभी वो खाद का बोरी आप लोगों ने उठाया है, लिया है? आप देखने जाओगे खाद की बोरी में अक्सर हुक मार दिया जाता है। आपको पता है हुक क्या होता है? अरे वो कांटादार होता है, उठाने में बार बार बोरी उठाना होता है। अब सपोज करो एक ट्रक आके खड़ा हो गया, ट्रक में 500 बोरी खाद आया है। अब मजदूर भी बेचारा, उसका भी हाथ है, कितना उठाएगा, हाथ छिल जाता है। तो हाथ छिले नहीं, उसकी सेफ्टी के लिए वो लोग एक कांटेदार हुक का यूज करते हैं, ऐसे मारेंगे बोरी में, ठीक है, फंस जाएगा, उठा के उसी से वो लोग यूज करते हैं। वो हर बोरी को उठाने में यूज किया जाता है। लेकिन अक्सर आप फील करोगे कांटे से बोरी फट जाता है थोड़ा सा, और उसमें से खाद निकलने लगता है, खासतौर यूरिया बहुत ज्यादा निकल जाता है। थोड़ा बहुत निकल जाता है तो हम भी ध्यान नहीं देते हैं, एज अ कस्टमर हम जाते हैं, देखते हैं बोरी फटा हुआ है, हमें पता है कि उसमें से कुछ ना कुछ यूरिया जरूर गिरा होगा, खाद जरूर गिरा होगा, फिर भी हम लोग पूरे 50 किलो का दाम दे के आते हैं, बहुत ज्यादा केयर नहीं करते हैं। लेकिन पता चला कि बोरी इतना ज्यादा फटा हुआ है, उसमें से पूरा भरभरा के निकल रहा है, तो क्या हम फिर कहते हैं कि भैया यही पैकेट चाहिए या दूसरा? अगर वही अवेलेबल है मजबूरन, तो हम उसको फिर से वेट कराते हैं, और जितना लॉस हो गया होता है उसका उतना पैसा हम क्या कर लेते हैं, डिडक्ट करवा देते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लॉस नहीं माना गया था। थोड़ा बहुत निकल जाता है, चलो समझ में आता है, वो नॉर्मली लॉस माना जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा निकल गया, 2-3 किलो कम हो गया, तो भैया कस्टमर तो उतना पैसा देने वाला नहीं है, तो कस्टमर उतना क्या क्या करा लेता है, प्राइस रिड्यूस करा लेता है। बात क्लियर है? कभी फील किया दुकान पे जाके ये चीजें? हाँ, कई बार कस्टमर ये शिकायत करते हैं, हमारी दुकान पे पहले बहुत ऐसे शिकायत आते थे कि भैया देखो, तो इसीलिए बार बार उस पर लिखा रहता है बोरी पे, नो हुक, ठीक है, यूज नो हुक लिखा रहता है ना बोरी पे। देखोगे बोरी को ध्यान से, उस पर एक कांटेदार ऐसे बना रहता है, उस पर लिखा रहता है यूज नो, ठीक, लॉस को बचाने के लिए। उसके बाद नीचे आपको दे रखा है सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशू। सर आइडियल सिस्टम आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो ये समय समय पे ही एक ही मटेरियल से रिलेटेड हमारा मेथड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जरूरी नहीं कि हम एक समय में एक ही मेथड यूज करें, हम एक समय में कई सारे मेथड्स का भी क्या कर सकते हैं, मिक्सचर यूज किया जा सकता है, डिपेंड करेगा हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे नीचे आपको दे रखा है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कैसा है, ठीक है, व्हाट एट व्हाट इंटरवल द मटेरियल इज परचेज, किस किस में, ठीक है, अंतराल पे हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस है या काफी टाइम गैप लग रहा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल क्वांटिटी किस हिसाब से किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक, आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसको एक बार देख लेना। एक थियरी में और क्वेश्चन जो आपको बनता है, 2 पेज आगे जाओ जरा,
वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल बहुत छोटे क्वेश्चन में ही बनता है, बहुत बड़े क्वेश्चन में नहीं बनता है। वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। और वेरिफिकेशन में नॉर्मली हम दो तरह के से वेरिफिकेशन करते हैं, एक बुक के थ्रू वेरिफिकेशन और एक फिजिकल वेरिफिकेशन। आप अकाउंटेंट हो, आप, ठीक है, आपके स्टोर में कितना आ रहा है कितना जा रहा है सबका क्या कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, जितना बोरी अंदर होगा स्टोर में उतना ही तो आपके बुक्स में भी दिख रहा होगा नॉर्मली। लेकिन कभी कभार जब बहुत बड़े लेवल पे आप डील करते हो, सोचो आप एक रेलवे के, ठीक है, स्टोर कीपर हो। रेलवे का गोदाम कितना बड़ा बड़ा होता है, हजारों लाखों लाखों बोरियां उसमें आती हैं पर डे, आ रही हैं जा रही हैं। तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस बन जाते हैं, या उसमें भी लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जो रिकॉर्ड हुआ है और जो एक्चुअल में होगा उसमें, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है लॉस का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। बिजनेस छोटा होगा तो लॉस भी, बर्बादी भी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता है लॉस भी क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो एक बार आपको भी बीच बीच में, ठीक है, ओनर आपको एक बार हिदायत देके जाएगा कि देखो बबुआ, ठीक है, आप कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छी बात है, कॉपी के हिसाब से आपके यहाँ 10 लाख बोरी है, अच्छी बात है। लेकिन बीच बीच में जाके एक बार क्या करते जाना, फिजिकली वेरीफाई करते जाना, काउंट कर लेना, ठीक है, कि हाँ जितना हमने बुक्स ऑफ अकाउंट पर लिख रखा है उतना है भी या कुछ कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बर्बादियों के रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कभी रेलवे के गोदाम में एंटर किए हो, देखना इतना सारा मटेरियल वहां पे वेस्ट पड़ा रहता है, चाहे सीमेंट वाले में चले जाओ, यूवी वाले में चले जाओ, बहुत सारा बोरी तो फट फट के, अब बोरी फेंकते हैं मजदूर, बार बार आराम से तो रखेंगे नहीं, फेंकते जाते हैं, उसी में कोई बोरी हल्का सा, ठीक है, इधर उधर हुआ फट जाता है। तो आपके अकाउंट में तो एंट्री हो गया कि एक बोरी अंदर गया, लेकिन अंदर गया और फेंका गया, वो पूरा फट के छितरा गया। तो क्या हम उसको बाद में यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड में तो है एक बोरी आ चुका है, पर रियल में क्या वो एक बोरी है या गायब हो चुका है? गायब हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो यही बीच बीच में आप जाके वेरीफाई करते रहो कि जो बुक्स में लिखा है वही है भी या नहीं है। अब आप कितने देर पे जाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के रिलेटेड कुछ आपको वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक का मतलब आपने एक पीरियड बना लिया है, ठीक है, कि हम हर महीने के 5वें तारीख को जाएंगे। तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। इंटरवल बेसिस भी इसको बोला जाता है कि भैया एक इंटरवल आपने डिसाइड कर रखा है, उसी इंटरवल पे आप क्या करते हैं, जाते हैं और चेकिंग का काम करते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है भैया? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल नॉर्मली ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला सिस्टम है, जिसमें आपने अगर नाम देख रखो, बिन कार्ड हम मेंटेन करते हैं। याद है बिन कार्ड क्या था? बिन कार्ड, अरे लिखवा रखा था बिन कार्ड और स्टोरेजर, लेकिन डिफरेंस आपको बताया था। बिन कार्ड वो छोटा सा टैग जिसपे हम लोग, याद है लाइब्रेरियन था वो, बुक्स अलमारी के ऊपर चिपका रखा था, छोटा सा पर्ची, उसमें इन कितना बुक्स आ रहा है और कितना बुक्स जा रहा है, केवल क्वांटिटी का रिकॉर्ड कर रखा गया था, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे सिस्टम मेंटेन करके रखे हैं, उन्हीं से क्या करते जाते हैं, मैच करते जाते हैं। अब इन सब चीजों को एक बार आप लोग देख लेना, क्या बताया जाए। रिकॉन्सिलेशन ऑफ बिन कार्ड एंड स्टोरेजर, बिन कार्ड और स्टोरेजर का क्या कर लेना, मैच कर लेना। अलमारी के ऊपर जो टैग चिपका है और जो आपके डायरी में मेंटेन है, उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका क्या है, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। फिजिकल में ही केवल हमें जाना पड़ता है, बाकी हम बुक्स के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। फिजिकल में भी दे रखा है पीरियोडिक बेसिस, समय समय पे जाएंगे, कॉन्टिन्यूस स्टॉक, जब मन किया तब चले जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब दे रखा है। इसको एक बार थियरी में देख लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, केवल पढ़ते जाना है, दिमाग में बैठ जाएगा। इस चैप्टर में कुछ खास तो अब बचा नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, या जो हमारे कॉन्सेप्ट को भी कहीं कम करे। इसमें से कोई हायर स्टडीज में जाने वाला है? हायर स्टडीज वगैरह में, हायर स्टडी में कोई जाने वाला है, मतलब एमकॉम या पीएचडी वगैरह करने का किसी का विचार? अगर विचार होगा तो इस थियरी को अच्छे से पढ़ लेना, पहले बता दे रहा हूँ, अगर विचार होगा तो। अदरवाइज ग्रेजुएशन के लिए हमारा इनफ है। अगर किसी का विचार हुआ कि हमें, ठीक है, आगे पीएचडी वगैरह करना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो आपको एमसीक्यू में बनेगा नहीं, हाँ जी। अगर आपको हायर में जाना होगा तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी ग्रेजुएशन के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
आओ अगले चैप्टर पे आओ, जरा देखा जाए इसमें क्या है। अच्छा, टेक्निक्स। लो यहाँ से तो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन 100% है आते हैं, 100% है आते हैं। और इसमें से हाँ 5 नंबर में तो आते ही आते हैं 100%। हाँ, चैप्टर का नाम है मटेरियल ऑब्लिक इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल ऑब्लिक इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, यही सब दे रखा है। ठीक है, 4 चैप्टर नाम, ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है, दिख रहा है। इसमें जो आपका टेक्निक्स है, अभी से हाईलाइट कर लो, टेक्निक से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 100% है देखने को मिलेगा मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और बड़े छोटी छोटी बातें हैं, आप उसको यूज भी करते आ रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग की अच्छी बात है कि अगर जिसका दुकान है वो नॉर्मली सारे मेथड्स को कहीं ना कहीं यूज करता आ रहा है और कभी ना कभी यूज किया ही किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करना है तो दिमाग में एक शॉप ओपन कर लो, डील करने वाला नहीं, कस्टमर से डील करने वाला नहीं, बल्कि अपने अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, और आपस में अपने अंदर ही झांकते रहो कि हम क्या कैसे चीजों को कर रहे हैं। वो आसानी से आपके पूरे चैप्टर को क्लैरिफाई कर जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है जरा, इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है, इन्वेंट्री ऑब्लिक मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। यानी इस पूरे चैप्टर में हम किसके ऊपर फोकस रखने वाले हैं, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो एक ही तरीका है हमारे पास इस चैप्टर के थ्रू, कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना। कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसके कॉस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं सर, किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, 3 ही तत्व की जरूरत है। हमारा शरीर 5 तत्व और हमारा सामान 3 तत्व, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक, तो हम इन तीनों में से अभी किसके बारे में वापस से बात करने जा रहे हैं, इस मटेरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर मटेरियल के बारे में ही क्यों? क्योंकि हमने बात किया था कि मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट का लगभग 50 to 60% कॉस्ट अकेले कवर किया रहता है। कोई भी सामान अगर बन के तैयार हुआ है, उसका जो प्राइस तैयार हुआ है उसमें 50 से 60% हिस्सा किसका जुड़ा होता है, खुद मटेरियल का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस मटेरियल के कॉस्ट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ठीक, चलिए अब बात है इन्वेंट्री वर्ड। ठीक है, तो जरा आप फिर से याद दिलाओगे इन्वेंट्री मीन्स व्हाट, और इन्वेंट्री में कौन कौन से वो 8 आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, जरा याद दिलाएंगे। हाँ जी, किसी को याद है? ठीक है, बिल्कुल सही। और वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्कुल सही। और ठीक, दोज टूल्स, ठीक ठीक, और बिल्कुल सही। और आपको इन्वेंट्री का टाइप बता रखा था, ध्यान से समझ लो क्योंकि बार बार ये भूलोगे और ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री या कैटेगरी भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले क्या आता है आपका, रॉ मटेरियल। याद है रॉ मटेरियल क्या होता है? शिवम बताएंगे जरा, रॉ मटेरियल क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ बताइए। ठीक है, जिससे गुड्स से तैयार किया जाता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है और वो वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है रॉ मटेरियल में और वर्क इन प्रोग्रेस में, दिव्यांश? बिल्कुल सही, जिसमें हमने कोई भी अपना ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट नहीं किया, कोई भी एफर्ट डालना स्टार्ट नहीं किया, केवल वो मार्केट से एक्वायर है और आपके स्टोर में पड़ा हुआ है। लेकिन काम स्टार्ट हो चुका है बट कंप्लीट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जिसको हमने बना के कंप्लीट कर दिया पर बिका नहीं है और वो आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स।
स्टॉक इन ट्रेड, इसके बारे में कोई बताएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? स्टॉक इन ट्रेड क्या करना होता है? रीसेल करना होता है, ठीक है। याद रहे हम लोगों ने बात किया था कि भले ही हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें बना बनाया आइटम भी परचेज करने की जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में। सामान सप्लाई ज्यादा करना है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है उतना बनाने का। मिठाई देना है 2000 पीस और हमारी कैपेसिटी है केवल 1500 बनाने का। हम कितना भी जी जान लगा ले, दिए गए टाइम में हम केवल 1500 पीस ही बना पाएंगे। तो 500 पीस हम क्या करते हैं, मार्केट से बना बनाया परचेज करके अपना टैग लगा के उसको सेल कर दिया जाता है। लेकिन जो बताओ 1500 आप बनाओगे, वो इन 3 स्टेज से होकर कंप्लीट होगा। लेकिन जो 500 आप बना बनाया खरीदोगे, क्या वो इन 3 से स्टेज आएगा या डायरेक्ट बना बनाया आएगा? इसको सेल करना होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नाम लिया गया था? लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होता है? लूज टूल्स में क्या आते हैं, नाम में ही क्लियर है, औजार। तो जितने भी हमारे रिपेयरिंग एंड, ठीक है, रिपेयरिंग से रिलेटेड हमारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, वो कहाँ पे रखे जाते हैं? लूज टूल्स। ये भी मटेरियल है, ये कोई लेबर ह्यूमन तो नहीं है, कोई फिजिकल आइटम ही है। और उसी को हम किस में रखते हैं? मटेरियल। मटेरियल का मतलब इन्वेंटरी के अंदर ही इसको रखा जाता है। स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर्स में हम लोगों ने क्या बात किया था कि सर देखो, मशीन बीच बीच में खराब होते रहते हैं, हमें बहुत बहुत बीच में स्पेयर पार्ट की जरूरत की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्पेयर पार्ट समझा, सुना होगा आपने? बाइक वगैरह अगर आप चलाते हो तो कहते हैं ना यार इसका एक पार्ट खराब हो गया, स्पेयर, ठीक है। स्पेयर का मतलब खराब होना, नॉर्मली रिप्लेस कराना पड़ता है। तो क्या हम बार बार मार्केट भाग के जाएंगे? कई बार हम देखते हैं कि जो चीजें बार बार खराब होती है उसको मंगा के शॉपकीपर पहले ही क्या कर लेता है, बल्क में रख लेता है। वो भी एक मटेरियल है, लेकिन क्या उसको सबके साथ मिक्स किया जाएगा या सेपरेट रखा जाएगा? सेपरेट। हम रखने की बात करें, रखने की वजह से ये 7-8 कैटेगरी क्रिएट हुए हैं। और कौन सा हमारा है, और कौन सा है सर? पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल का मतलब सर चीनी बना रहे हैं, तो बनाना हमारा मेन काम क्या होगा? सारी परचेजिंग किसके रिगार्डिंग होगा? चीनी के रिगार्डिंग। लेकिन सर चीनी को पैक भी तो करना है, तो हमें पैकेजिंग के लिए जो पैकेजिंग आइटम चाहिए, बोरी चाहिए, ठीक है, या प्लास्टिक बैग चाहिए, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। जो हम पैकेजिंग मटेरियल परचेज करके लेंगे वो कहाँ पे रखेंगे? इन सब के साथ या अलग अलग रखा जाएगा? आप लिक्विड बना रहे हो, बॉटल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा सारा फोकस प्रोडक्शन किस पे होगा? मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो आइटम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। लेकिन उसको जब पैक करने की बारी, सेल करने की बारी आएगी, तो पहले उसको पैक करना पड़ेगा। तो पैक करने से रिलेटेड भी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। उसका हैंडलिंग और स्टोरेज कहाँ पे किया जाएगा? एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या होगा? पैकिंग मटेरियल। और लास्ट हम लोगों ने क्या लिखा था? अदर्स। इसके अलावा अगर कोई और आप चाहो आइटम परचेज करके ला रहे हो, अलग रखना चाहते हो, और वो मटेरियल है, तो कहाँ पे चला जाएगा? अदर्स में चला जाएगा। आप चाहो तो इसका और भी कोई क्लास क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली इतने हम क्लास पढ़ते हैं इसके, ठीक। चलो, तो उसी के बारे में बात कर रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, इन्वेंट्री रेफर टू ऑल दोज फिजिकल स्टॉक। ऑल दोज, ऑल का मतलब सारे फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक क्या होते हैं? जो ह्यूमन ना हो और आपकी फैक्ट्री में उसको देखा छुआ जा सकता है, वो सारी चीजें क्या है? फिजिकल स्टॉक है, ठीक है। ऑफ गुड्स, ठीक है, जो गुड्स जिससे गुड्स बने या गुड्स बनाने में हेल्प हो। विच आर हेल्ड बाई मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस यूनिट इन देयर स्टोर, ठीक है। जो बिजनेसमैन क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है अपने स्टोर में, ठीक। फॉर स्मूथ सेलिंग ऑफ जनरल ऑपरेशन, इसलिए ताकि उसका प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे। इसमें से अगर कुछ भी अगर गायब हो जा रहा है तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? प्रभाव डालेगा। टूल्स ही गायब हो गया, मशीन नहीं चलेगा, रुक जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल ही नहीं है, बन जाएगा, देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट गायब हो गया, मशीन टूटा, फिर से काम रुक जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस रुका, ठीक है, ये सामान क्या होना शुरू हो जाएगा? खराब होना शुरू हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हर एक चीज आपको क्या करेगा? हर एक चीज का आपने मेंटेनेंस या अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग अलमारी में इसीलिए स्टोर करके रखा है ताकि हम उसको क्या कर सके? अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, ठीक। अगले दिन से काम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले काम क्या? रॉ मटेरियल पे स्टार्ट किया जाएगा, या जो पहले का आधा अधूरा बना है उस पर काम स्टार्ट किया जाएगा, या जो पूरी तरह से कंप्लीट है उस पर काम स्टार्ट किया जाएगा? अभी बताओ, सीधी सी बात है। जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट तभी है जब उस पर सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो उसको तो टच करना नहीं है। लेकिन रॉ मटेरियल पे काम डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ आधा अधूरा काम बचा हुआ है, पहले उसको पूरा किया जाए, फिर नया काम शुरू किया जाएगा।
तो इससे क्या होता है, जब आप सबका सेपरेट सेपरेट अलग अलग, ठीक है, रिकॉर्डिंग या मेंटेनेंस रखते हो, तो आपको आगे की जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो काफी क्या होते हैं, स्मूथली होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या लॉस नहीं फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेंट्री, मटेरियल इज नॉट ऑफ फिक्स नेचर बट इन केप्ट इन द स्टोर सो दैट दे may be either be used in manufacturing process or may be sold in routine business activity। वही सारी बातें घुमा के बोल रहा है। चलो अब इसको क्या बोला जाए, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री को अगर मैं बोलूं कि आपके यहाँ कितने का स्टॉक बचा है, तो स्टॉक स्टॉक बोलने का मतलब क्या होता है, काउंटिंग करना या अलग अलग क्लासीफाई करना। अगर मैं पूछूं आपके यहाँ, ठीक है, ये सपोज करो कि मैं पूछूं पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग करने वाला बोरी का स्टॉक कितना है, तो क्या मैं नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ या उसके कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी पूछा जाता है कि देखो जरा दुकान में स्टॉक है या नहीं है, तो नंबर्स के बारे में पूछा जाता है या उसके नेचर के बारे में, नंबर्स के बारे में पूछा जाता है भाई, कि देखो स्टॉक है या नहीं है, तो आप बोलते हैं हाँ भैया है, 4 बोरी है। ये थोड़ी बोलते हो कि हाँ चीनी बचा हुआ है, कितना स्टॉक बचा हुआ है। नॉर्मली वहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, नंबर्स, काउंटेज के बारे में। और याद रहे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, टाइम चेंज होगा तो हमारा स्टॉक चेंज हो सकता है। ठीक है, 10 बजे 4 बोरी था, 12-1 बजे कुछ और हो जाएगा, उसका नेचर कम ज्यादा हो सकता है। अब फिर नीचे आ जाओ, टाइप्स ऑफ मटेरियल। सर कितने तरह के मटेरियल होते हैं, बाय नेचर अगर याद हो तो हम लोगों ने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2। कौन कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप जरा बताओगे इसमें से डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, जरा बताओगे डायरेक्ट मटेरियल कौन सा और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा, ठीक है। और इधर वाले डायरेक्ट है, इधर वाले इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, जिनका यूज प्रोडक्शन में डायरेक्टली किया जाएगा या जिनका प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नेचर याद है, हम लोगों ने क्लासिफाई करने का 3-4 बेसिस ट्राई किया था, याद है। मैंने बोला था एक कपड़ा सील रहे हो तो ये बटन हमारा क्या बन गया था, इनडायरेक्ट बन गया था। सर ये तो डायरेक्टली यूज हुआ है, तो इनडायरेक्ट क्यों बन गया था, क्योंकि डायरेक्ट के एक और बेसिस था, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, जिसका वैल्यू बड़ा भी होना चाहिए, छोटा वैल्यू होगा तो भी वो किस नेचर में चला जा रहा है, इनडायरेक्ट में। याद है, ये बेस याद रहेगा। ठीक है, ये जो धागा यूज किया गया है इसको सिलने में, वो भी किस नेचर का है, इनडायरेक्ट नेचर का है। लेकिन जो ये कपड़ा यूज है वो क्या है, हमारा डायरेक्ट नेचर का है। कपड़ा ठीक है, एक बिता छोटा या बड़ा कटा गया, ठीक है, तो या तो होबे नहीं करेगा, झोला बन जाएगा। लेकिन धागा या बटन 1-2 ज्यादा लग गया तो बहुत ज्यादा इशू होने वाला नहीं है। ठीक, मेन हमारा क्या था, ये चेक करना कि क्या उसका प्रोडक्शन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। उसके बाद देखना था उसका वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर तीसरा क्या देखना था, कॉस्ट सेंटर एक जगह जा रहा है या कई जगह जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या उसको डायरेक्टली एलोकेट करना है या पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर एलोकेट करना है। ठीक, तो वही नीचे देख रखो, टाइप ऑफ मटेरियल में क्या दे रखा है आपको, 2 तरह का मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल में क्या लिख रखा है, एक बार पढ़ लो। डायरेक्ट मटेरियल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनसेपरेबल का मतलब उसको इस प्रोडक्ट से अलग किया जा सकता है। भैया प्लास्टिक को क्या इस प्रोडक्ट से अलग किया जा सकता है, नहीं, डायरेक्टली यूज किया गया है। इट एग्जिस्टेंस कैन इजिली बी रिकॉग्नाइज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके एग्जिस्टेंस को, इसके अस्तित्व को आसानी से महसूस किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है फ्रेश गुड्स बनने में। क्या प्लास्टिक को आप महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, हाँ। लेकिन इसमें और भी लगा है, पानी भी लगा है, क्या पानी रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, नहीं। ठीक है, अब देखना पड़ेगा उसका लेवल क्या था। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट है, वैल्यू कम होगा तो इनसिग्निफिकेंट। घर बना हुआ है तो इसमें आप ईंट छड़ गिट्टी बालू सब फील कर पा रहे हो, लेकिन इसमें पानी भी लगा, वो फील हो पा रहा है, नहीं। और फ्री का हमें मिल जाता है तो नॉर्मली हम लोग उसको वैल्यू उसका सिग्निफिकेंट होता है या इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। इसमें फेविकोल भी लगा हुआ है, वो केमिकल भी कुछ लगा है सिलन और रन को रोकने के लिए, क्या उसको फील कर पा रहे हो, नहीं। इसलिए वो नॉर्मली होते हुए भी किस में चला जाता है हमारा, इनसिग्निफिकेंट में या इनडायरेक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो वही बोला है, फॉर एग्जाम्पल इन प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी आयरन इज द डायरेक्ट मटेरियल। मशीन ही बना रहे हैं तो आयरन लोहा हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है,
और सच मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। याद है हमने प्राइम कॉस्ट की बात किया था, प्राइम कॉस्ट 3 खर्चों को मिलकर बनता है, याद है। प्राइम का मतलब मुख्य खर्चे, कौन कौन से मुख्य खर्चे में कंट्रीब्यूट करता था, याद है। सब ग्राफ भूल गए हो, याद करो फिर से। हमने बोला था एलिमेंट कितने होते हैं, 3, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। और तीनों के ही फिर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, याद है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला था, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है। और तीनों ही डायरेक्ट को मिला के हमने क्या बनाया था, प्राइम कॉस्ट। और तीनों ही इनडायरेक्ट को मिला के क्या बनाया था, ओवरहेड्स। याद आया, जो डायग्राम आपको बनवाया गया था। ओवरहेड्स को फिर से हमने 3 लेवल पे डिवाइड किया था, फैक्ट्री लेवल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। हम याद दिलाएंगे आगे, चिंता ना करो, ठीक है। आपने कॉपी में बना रखा होगा, बनाया है, लाओ दिखाओ जरा, बनाई हो, बनाई भी हो कि नहीं, ना ये नहीं है, नहीं है, इधर नहीं है, हाँ इधर है, ये इसके, अरे जो मैंने डायग्राम बनवा रखा है देवियो, हाँ यहाँ पे देखो बनवा रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक और बनाया था जीरो, मैं फिर से बनवा दे रहा हूँ। हाँ अब ये लिखा है, बढ़िया से लिखिए, देखो इधर देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या बोला था, 3, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट में भी तीनों चीज होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तीनों ही डायरेक्ट को मिला के क्या बना था, प्राइम कॉस्ट। जैसे मैं बोलूँ ना घर बनवा है तो मुख्य खर्चे क्या लगे होंगे, तो आप पहले मेन मेन मटेरियल का खर्चा बताते हो और मेन मेन लेबर्स का खर्चा बताते हो, और कुछ डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेज होंगे उनको भी बताते हो। याद रखना मैंने बोला था जितने भी एक्सपेंसेज, बातें बंद करोगे जरा आप लोग, जितने भी एक्सपेंसेस नेचर होते हैं वो 90%, अरे सीधा बैठिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 90% आपके किस नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। केवल मैंने बोला था कुछ ही एक खर्चे होंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते होंगे, जिससे मैंने आपको बोला था रॉयल्टी। वो डिजाइन मैंने बनवाया था ना स्पेशल सोफा, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, आपने उस डिजाइन को परचेज किया था, ठीक है। उसमें आप स्पेशल लकड़ी यूज करने गए थे, वो पुष्पा बाजू से लेने गए थे, चंदन की लकड़ी, तो आपको कई सारे टैक्सेस देने पड़े थे, कमीशन देना पड़ा था। वो सारे ही नेचर किस नेचर के थे, डायरेक्ट नेचर के थे। मटेरियल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आप खर्चे दे रहे थे, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा मेरे से वसूला जाएगा, वो डायरेक्ट नेचर का था। बात क्लियर है। हाँ लेकिन बिल्डिंग आप रेंट दे रहे हो तो क्या मेरे लिए केवल दे रहे हो या सबके लिए दे रहे हो, सबके लिए, इनडायरेक्ट नेचर। पंखा बिजली यूज हो रहा है, बिल मेरे लिए दे रहे हो या सबके लिए, सबके लिए, इनडायरेक्ट नेचर, ठीक है। तो एक्सपेंसेज में आप 90% चेक करोगे तो वो इनडायरेक्ट नेचर नेचर में आएगा। कुछ ही एक ऐसे एक्सपेंसेज होंगे जो किस में आएंगे, डायरेक्ट। अगर आप अपनी बुक्स को भी पढ़ोगे तो उसमें एक ही 2 नाम दे रखा होगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इन्हीं तीनों मुख्य खर्चों को जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं मिला के क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। और सारे इनडायरेक्ट नेचर को मिला के क्या बनता है, ओवरहेड्स। वो भी 3 लेवल पे डिवाइड होते हैं, फैक्ट्री लेवल, ऑफिस लेवल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, ठीक। चलो तो वही दे रखा है, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट्स दे रखा है, और मटेरियल ऑफ अदर गुड्स। यही क्लासिफिकेशंस के बारे में वो बात कर रहा है, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। इसने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, 5। हमने टोटल कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, 8, ठीक है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, भैया इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करने जा रहे हैं या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इसको एक बार जरा पढ़ के रखिएगा, कल डिस्कस किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, ठीक है। टाइम हो जा रहा है, और कल हम लोग सीधा अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, एक होमवर्क में लिख लो जरा, होमवर्क क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, बस यही अगला टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। आपके बुक्स में रखा है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ के नोट्स बना लेना कि क्या इसके मायने हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको पता है क्या है, लिख लो ऑब्जेक्टिव ऑफ, होमवर्क लिख लो जरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। कहाँ लिखे हैं, तुम लिखो भैया, तुम अपना लिखो, उसको कहाँ लिख रहे हो। ये सारी चीजें आपको पता है, बस आपको